हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर थे 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सारी की सारी एक एक्सरसाइज की यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने करा दिया। सारी प्लेलिस्ट बना दी, जो भी चैप्टर में आपको डाउट लगे यानी कि देख लेना। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th मैथमेटिक्स का जैसे भी यानी कि हमारे पास सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा, मैं क्या करूंगा आपके लिए यानी कि साइंस की यानी कि वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आज से बेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट होती है। चारों तरफ तहलका मचा दो, यूट्यूब की जर्नी में एक सेंसेशन खड़ा होने वाला है एकेडमिक में। आज से बेटा क्लास 10th की यानी कि मैं साइंस की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपकी ओपिनियन मांगी थी कि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपको कौन सी पहली चाहिए, तो आप सब ने मुझे बताया कि सर पहले फिजिक्स करा दीजिए, फिजिक्स थोड़ा टफ होता है। तो मैं फिजिक्स की वीडियो लेके आ गया हूं। अब यहां पे मैं सब कुछ करा दूंगा बेटा। फिजिक्स के 4 चैप्टर ये कराऊंगा, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है वो भी करा दूंगा, रिड्यूसेस वाले जो सिलेबस को छोड़ दूंगा, बायोलॉजी के सारे कुछ करा दूंगा। सब कुछ कराने वाला हूं बेटा, सब कुछ कराने वाला हूं। ऐसी वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं बहुत ज्यादा 6-6 7-7 घंटे रात में जाकर के यानी कि पीडीएफ बनाता हूं, सब कुछ करता हूं कि जिससे आपको बेस्ट को यानी क्वालिटी दी जा सके एजुकेशन की। सारे के 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको स्टडी करने के बाद ये सब कुछ मैटर तैयार करता हूं, जिससे कि आपके क्वेश्चन भी फंसने चाहिए। जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता, इससे क्वेश्चन भी फंसने चाहिए। सब कुछ कराऊंगा बेटा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, आज सबको बता दो बेटा अपने फ्रेंड को कि यानी कि अब इस यानी होल मस्ती परिवार पे यानी कि साइंस की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। आर्ट स्ट्रीम का बच्चा वैसे हाँ हाई स्कूल में आर्ट स्ट्रीम तो होती नहीं, साइंस मतलब जो पढ़ना चाहता है वो उसके लिए यानी कि सब कुछ मैं करा चुका हूं। सब कुछ यानी कि हो चुका है। साइंस हाई स्कूल में भी आर्ट स्ट्रीम होती है, तो जो मैथ नहीं पढ़ते वो साइंस तो पढ़ते हैं। सबको इन्फॉर्म कर दो कि अब आपको इधर उधर जागने की कोई आवश्यकता, भागने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। साइंस की वीडियो बेटा सारी मिलने वाली है। तो बेटा आज हम यहां पे फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाने जा रहे हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और बेटा चीज बता दो, जो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं वो कभी भी डाउट ना ले अपने दिमाग में, सारी बातें मैं हिंदी में भी एलिब्रेट करता रहूंगा। तो सब कुछ कराने वाला हूं। बस अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे बच्चों को बताओ कि साइंस की वीडियो आ चुकी है, कंटेंट टॉप लेवल का होगा। आपको मैं वादा करता हूं कि कंटेंट का जो कंपैरिजन आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे खोल लेना नहीं कर पाएगा। सब कुछ बेस्ट देने वाला हूं, सब कुछ सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। गलत 1% भी नहीं बताऊंगा। पढ़ाना जरूरी नहीं होता, सही पढ़ाना जरूरी होता है। सब कुछ कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे पास में क्या होगी, इंट्रोडक्टिव वीडियो होगी। ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं लेने वाला हूं। इस वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की सारी बातें करूंगा। एक भी बातें ऐसी नहीं होगी वीडियो देखने के बाद जो परावर्तन के क्वेश्चन को आप यानी घुमा दे, सब कुछ यानी कर पाओगे। तो उसकी ये तो इंट्रोडक्टरी है, जैसे यानी कि मैं आपको बता पाऊं कि यानी कि साइंस की वीडियो यानी बनना स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद बेटा मिरर आएगा, उसके बाद सारी कौन क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ मैं कराऊंगा। सब कुछ बड़ा मजा आने वाला है। तो चलिए इसी बात से हम अपना चैप्टर यानी कि शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, क्लास 10th की सिलेबस का हम लोग यानी सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। लाइट चैप्टर हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट जिसका नाम है बेटा, लाइट चैप्टर हम लोग यहां स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन और हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हमारा टारगेट क्या रहेगा बेटा, हम रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है बेटा, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है, लेंस पढ़ने हैं, मिरर पढ़ने हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, मैग्निफिकेशन पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस पढ़नी है। ये कुछ टॉपिक है जो पढ़ने हैं। मैं टॉपिक वाइज यानी सिलेबस से आपको पढ़ाता रहूंगा, आगे बढ़ाता रहूंगा। ये जो टॉपिक थे मुझे ये करने हैं। हर एक टॉपिक की एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। सारे न्यूमेरिकल का तांडव मचा दूंगा। न्यूमेरिकल की मैं ऐसी जहर बनाऊंगा जिससे कोई भी दुनिया का न्यूमेरिकल आ जाए लाइट से रिलेटेड, आप यानी कि फटाफट कर पाएंगे। तो चलिए इसी सुंदर बात से हम शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अब हम अपनी यानी कि वैल्यू को थोड़ा सा यानी कि स्लो डाउन करेंगे। अब मैं आपको चीजें समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक एक चीज बताऊंगा, कुछ जो डाउट होंगे सब कुछ क्लियर करूंगा। शुरू किया जाए बेटा। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक स्पेलिंग में एल लगा है, एक स्पेलिंग में आर लगा है। एल वाले का यानी कि हमारे पास होता है परावर्तन, और जहां पे आर लगा है बेटा इसका मतलब क्या होता है, अपवर्तन होता है। यहां पे क्या लगा, एल लगा, वहां क्या लगा, आर लगा है, ठीक है। तो बेटा जो हम लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इस लाइट चैप्टर के बारे में यानी जो लाइट वर्ल्ड है, पहले इसको तो समझ ली कि लाइट वर्ल्ड क्या होता है, समझ लिया जाए। देखिए लाइट एक इंग्लिश वर्ड है। फिजिक्स में बेटा इस लाइट जो वर्ड हमारे पास है ना बेटा, ये जो फिजिक्स में जो लाइट वर्ड है ना, इसको हम बेटा फोटो के नाम से जानते हैं। लाइट वर्ड को हम लोग बेटा क्या करते हैं, फोटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लाइट के बारे में भी, जो लाइट हम पढ़ रहे हैं, सनलाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर जो यानी कि लेजर लाइट होती है, ये सब जो लाइटें हैं सब पे रूल अप्लाई होंगे, जितने भी रूल यहाँ लिखे हैं। ये बेटा लाइट के बारे में कुछ बातें तो जान लेते हैं हम कि लाइट होती क्या है, कैसे बनी, किससे बनी, क्या होता है, कैसी एनर्जी है। तो चलो और समझते हैं। सबसे पहले
पहली लाइन बेटा मैंने यहां पे क्या लिखी, सारे एमसीक्यू मैंने 5 साल के पेपर उठा के देखे हैं, यहीं से फंसेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास में, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है बेटा, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग। लाइट एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है बेटा। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें ये होती है जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है, यानी आगे अगर बढ़ना तो उनको माध्यम नहीं चाहिए, बिना किसी माध्यम के यानी बिना हवा के वैक्यूम में भी चल पाती हैं, लाइट वैक्यूम में भी चल पाती हैं। लेकिन अगर हम बेटा साउंड की बात करें, साउंड या फिर हम लोग वाटर वेव की बात करें, तो साउंड हमारे पास बिना हवा के थोड़ा चल पाएगी, तो साउंड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। लेकिन लाइट बिना हवा के भी चल पाएगी, यानी बिना मीडियम के चल पाएगी, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बेटा उसे हम लोग यानी क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, यानी कि ये लाइट जो है प्रकार की ट्रांसवर्स वेव भी होती है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है हिंदी में अनुप्रस्थ तरंगे। क्या नहीं होती ये भी जानना जरूरी है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, ट्यूडनल सही कर लेना स्पेलिंग अपने हिसाब से, ट्यूडनल यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती है, अनदैट तरंगे नहीं होती है बेटा। और एक चीज और जान लो कि लाइट क्या नहीं है, लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट कौन सी वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव नहीं है, यानी यांत्रिक तरंगे नहीं है। तो पहली बात क्या पता हो गई, लाइट क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी इसको मीडियम नहीं चाहिए होगा आगे चलने के लिए, मीडियम है तब भी ठीक, मीडियम नहीं है तब भी ठीक। पहली लाइन आई थिंक क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अगली बात बेटा क्या है, लाइट हैज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये कैसा वर्ड है, लाइट हैज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ये बेटा क्या है, मैं एक लाइन क्लियर कराता हूं बेटा। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है, हिंदी में समझ लो, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब होता है कि लाइट ट्रेवल करती है बेटा, कैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है ना स्ट्रेट लाइन, यानी लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आपके एग्जाम में इस नाम से आएगा कि लाइट में कौन सा नेचर होता है, तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, यानी लाइट सीधी रेखा में चलती है, लाइन स्ट्रेट लाइन में चलती है। बहुत बढ़िया। अब बेटा एक भ्रम आपका तोड़ दूं मैं, अगर आपसे पूछूं तो आप में से हर एक बंदे को पता होगा कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, लेकिन अगर मैं आपको अचंभित कर दूं कि लाइट की स्पीड जो आप जानते हो वो गलत है। आप ये जानते होंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। कहाँ होती है बेटा, वैक्यूम में होती है। कहाँ होती है बेटा, वैक्यूम में। तो अगर मैं कह दूं ये स्पीड गलत है तो आप क्या कहेंगे, हाँ बिल्कुल गलत है, यानी कि बेटा हमारे पास में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, उसकी वैल्यू ये होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो इस वैल्यू को हम यानी कि आसपास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन करेक्ट वैल्यू ये है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हम ये ले लेते हैं। तो कोई कहे ये वैल्यू जेड डेटा सही है, तो ये वैल्यू जेड डेटा नहीं सही है, बस हमारे न्यूमेरिकल लगाते समय थोड़ा आसानी हो जाए, इसीलिए हम इस यानी कि ये वैल्यू लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू ये है, कहीं पे लिख लेना, भौकाल जमा देना कि लाइट की एग्जैक्ट यानी कि जो स्पीड होती है वैक्यूम में ये होती है। हाँ, अलग अलग इसको लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा है, अलग अलग मीडियम में, जैसे एयर है, वाटर है, ग्लास है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। तो ये जो स्पीड बेटा क्या है, ये वैक्यूम की स्पीड है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर हम लोग यानी वाटर में जाएंगे, ग्लास में जाएंगे, जितना डेंसर मीडियम में जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उतनी ही कम होती है। ये तो कंफर्म होगा, ये तो कंफर्म होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा जो अगला पॉइंट है ना, ये पॉइंट देख लो तब भी तो मजा आएगा। बेटा हम किससे बने, हमारी बॉडी किससे बनी है, कोशिकाओं से बनी, सेल से बनी है। उसी प्रकार एक जनरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि लाइट किससे मिलकर बनी है। भैया लाइट किससे मिलकर बनी है, तो इसको अंडरलाइन कर लो बेटा। लाइट जो मिलकर बनी है उसका नाम है फोटॉन। लाइट फोटॉन से मिलकर बनी है। कोई पूछे लाइट किससे मिलकर बनी, क्या नाम बताओगे, फोटॉन बताओगे। फोटॉन हिंदी इंग्लिश एक ही बेटा, लाइट फोटोन से मिलकर बनी है। बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक साइंटिस्ट ने बताया था कि लाइट क्या है बेटा, प्लैंक ने बताया था कि लाइट किससे मिलकर बनी, फोटोन से मिलकर बनी, फोटोन से मिलकर बनी। उन्होंने बताया था कि लाइट क्या है, फोटोन से मिलकर बनी है, जिसको क्वांटम भी बोलते हैं। आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे ऊपर आप जान लीजिए कि लाइट किससे मिलकर बनी है, यानी फोटोन से मिलकर बनी है। और बेटा ये जो फोटोन होता है ना, ये जो फोटोन होता है ना बेटा, इस फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=hf। यानी कि जो लाइट, जैसे मान लो ये सूर्य है बेटा, सन है, तो इस सन से जब यानी एनर्जी निकलती है, यानी कि
जो हमारे पास यानी कि एनर्जी किरणें आती हैं, तो जो किरणें निकलती हैं ना, वो किरणें जो निकलती हैं यानी जो आगे बढ़ती हैं, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, यानी कि जो पार्टिकल आगे बढ़ते हैं उनको हम फोटोन नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन नाम देते हैं। अब ये फोटोन तो दे दिया, अब तुमको पता है कि जो सूर्य की किरणें हमारे पास आ रही है उसकी अपनी एक एनर्जी भी होती होगी, और सूर्य की किरणें यानी जो पार्टिकल जो हमारे पास आ रहे हैं, कण हमारे पास आ रहे हैं, वो तो फोटोन से मिलकर बने हैं, यानी इस फोटोन की भी एक एनर्जी होती होगी। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है बेटा, उसका फॉर्मूला है E=hf। ये क्या है बेटा? जो सन हमारे पास आ रही है उसकी जो किरणें आ रही हैं, जो पार्टिकल हमारे पास आ रहे हैं, उनकी यानी क्या है बेटा? यानी कि एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है हमारे पास? एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला? E=hf। बेटा यहाँ पे H क्या है? H है बेटा प्लैंक कांस्टेंट। जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसने बताया कि इसमें कांस्टेंट लगेगा, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? H=6.626 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड। ये क्या है? इसकी यूनिट है। और यहाँ पे F क्या लगा? फ्रीक्वेंसी बेटा हर्ट्ज है। ऊपर पर जान लो कि जो यानी कि जो सूर्य हमारे पास होता है उससे जो एनर्जी निकल रही होती है वो क्या है बेटा? फोटोन के रूप में निकलती है। उस फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E=hf। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बहुत एकदम बेटा मैं विस्तार से आपको कराऊंगा, सब कुछ करा दूंगा, मजा आ जाएगा। अब बेटा एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस कहानी को गौर करना। बेटा जो सन से एनर्जी निकलती है ना, सन से एनर्जी जब निकलती है, यानी कि सन से जब एनर्जी निकलती है, इस सन से एनर्जी निकलना शुरू हुई, तो बेटा जब सन से एनर्जी निकलना शुरू हुई ना, तो साइंटिस्ट लोगों ने उस एनर्जी को स्टडी करना शुरू किया। ये बात है 1675 के आसपास की बात है। जब इससे एनर्जी निकलना शुरू हुई तो बेटा कुछ साइंटिस्ट यानी कि इस मत में थे, इस विचार में थे कि इससे जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी निकल के हमारी पृथ्वी के पास जब पहुंचती है ना, तो वो एनर्जी किस रूप में चलती है? पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है? पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। हिंदी में बोलेंगे कण। यानी सूर्य से जब एनर्जी निकल के हमारी अर्थ पर आ रही है ना, तो कुछ साइंटिस्ट बता रहे थे कि 1675 के आसपास में, 16वीं सेंचुरी की बात है, कि यहां से जो एनर्जी निकल रही बेटा हमारे पास में, वो हमारे अर्थ के पास जब पहुंचती है ना, तो वो पार्टिकल के रूप में चल के पहुंचती है। यानी कि सन हमारे पास है, इससे छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं और हमारे पास वो पहुंचती हैं। ये बताने वाले साइंटिस्ट में कुछ साइंटिस्ट के नाम जैसे कि न्यूटन इस पक्ष में थे, और प्लैंक आ गए थे। हिंदी में लिखे दे रहा हूं, समझने में आ जाए आपको। प्लैंक इस पक्ष में थे बेटा। बाद में यही कहानी को आइंस्टीन साहब ने भी बताया। किसने बताया? आइंस्टीन साहब ने भी बताया कि लाइट से, यानी कि जो लाइट है उससे जो क्या निकलते हैं बेटा? पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है ना? इतने साइंटिस्ट क्या बता रहे थे कि लाइट क्या है बेटा? पार्टिकल से मिलकर बना। यानी लाइट क्या है? यानी यहां से जो एनर्जी निकलती है वो पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ती है, हमारे पास आती है। और कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि बेटा लाइट यानी कि जब एनर्जी चलती है, लेकिन लाइट जब चलती है ना, तो वो वेव के फॉर्म में चलती है, यानी हमारे पास वेव की तरह से आती है, वेव के फॉर्म में आती है। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हाइगेंस। क्या था बेटा? हाइगेंस था। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। तो यानी ये कहानी चलती रही, यानी कि 16वीं सेंचुरी में बेटा कि लाइट क्या है? वेव है। कुछ लोग कह रहे थे बेटा क्या है? पार्टिकल है। ये कहानी यानी कि चल रही थी। तो हाइगेंस बता रहे थे कि वेव है, और ये सब लोग क्या बता रहे थे बेटा? पार्टिकल है। तो लड़ाई चलती रही, ये बता रहे थे यानी वेव, ये बता रहे थे यानी पार्टिकल। लड़ाई चलती रही, लड़ाई चलती रही, लड़ाई चलती रही। तो बाद में ये पता चला कि लाइट में डुअल नेचर है। यानी कि आप नजर देख लीजिए, हाइगेंस की बात भी सही है, हाइगेंस की भी बात सही है, और इन सभी की लोगों की बात सही है कि लाइट को आप चाहो तो पार्टिकल मानो, आप चाहो तो वेव मानो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपकी जानकारी के लिए, कि लाइट हैज बोथ नेचर। आप लाइट को एज अ पार्टिकल भी देख सकते हो, आप पार्टिकल भी देख सकते हो, और लाइट को एज अ यानी कि आप वेव भी देख सकते हो। ठीक है ना? आज दोनों बातें सही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइट में कैसी नेचर है? डुअल नेचर है। डुअल नेचर, डुअल नेचर को बोलते हैं दोहरी प्रकृति। लाइट में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक क्या है बेटा? ये जो सन से आने वाली लाइट है ना बेटा, इसमें कई सारी घटनाएं होती हैं, कई सारे फिनोमेना होते हैं। लाइट क्या है? कई सारे फिनोमेना दिखा सकता है। लाइट जो हमारे पास आती है बेटा, लाइट कई प्रकार के फिनोमेना दिखा सकता है। कैसे? लाइट के अंदर बेटा पहली क्वालिटी क्या होती है? रिफ्लेक्शन, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है। लाइट रिफ्रैक्शन दिखा सकता है। और मजे की बात, जो ये 4 सिलेबस यानी कि बैक टू बैक यानी 4 टॉपिक लिखे हैं ना यहाँ पे, यानी कौन कौन से टॉपिक? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 4 टॉपिक हमें इंटर में अलग 4 चैप्टर के नाम से पढ़ने हैं बेटा। तो यानी हम यहाँ पे लाइट के 2 फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, और इनके बारे में बेटा हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।
अब ये जान लीजिए बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके जन्मदाता थे बेटा हमारे पास आइंस्टीन। और ये चीज तभी दिख सकती है जब हम क्या माने, लाइट को क्या माने, कण माने। अगर लाइट को हम कण मानते हैं यानी कि पार्टिकल मानते हैं, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाई दे सकता है बेटा। इसके लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल, यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि नोबेल प्राइज बहुत ही दुनिया में फिजिक्स की फील्ड में बहुत ही बड़ा प्राइज होता है, इनको नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या काम करता है बेटा, जो आपके घर पे सोलर पैनल लगे, सोलर पैनल जो सोलर पैनल लगे बेटा, सोलर पैनल हमारे पास बेटा इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऊपर छत पे एक प्लेट लगी होती है, प्लेट पे यानी सनलाइट हम गिराते हैं और इसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इसी इलेक्ट्रॉन को तार लगा करके हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और जब यानी कि लाइट मतलब कि धूप खत्म हो जाती है तो इसी बैटरी से हम जो भी जोड़ते हैं वो चलने लगता है। तो सोलर पैनल जो हम घर पे यूज करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक के प्रिंसिपल पे काम करता है। वो लाइट चैप्टर से निकल के आया जिसको आइंस्टीन साहब ने बताया था। तो इतनी बातें समझ में आ गई। बहुत बड़े स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए कुछ हम आगे बातें करते हैं बेटा। अब बेटा हमने क्या बताया कि इस चैप्टर में लाइट के पास कई सारी घटनाएं होती हैं, उनमें से सबसे पहली घटना हमें पढ़नी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो बेटा रिफ्लेक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक आपको लगता होगा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने पिछले 10 साल यानी कि 5 से 7 10 साल के क्वेश्चन को समझा है। तो उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सब कुछ क्वेश्चन रिफ्लेक्शन के बारे में केवल मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। सोचो आप इतना डीप लेके चला हूँ, सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप यानी कि अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। बेटा रिफ्लेक्शन क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन का यूज क्या है। बेटा दुनिया में हम जो भी ऑब्जेक्ट यानी जो भी चीज देख पाते हैं ना, वो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट में एक रिफ्लेक्शन की क्वालिटी होती है, परावर्तन। हम दुनिया की हर एक चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। हम, आप, ये कैमरा, ये मोबाइल, ये दीपांशु, ये विजयराज, ये वॉच घड़ी, ये यानी कि लाइटें, हर चीज जो आसपास है बेटा, हर चीज क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसी क्वालिटी को, लाइट के अंदर ये क्वालिटी होती है, इसी क्वालिटी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बहुत छोटा टॉपिक, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो अभी हम आपको आगे भी बताएंगे किस कलर में रिफ्लेक्शन का क्वालिटी सबसे ज्यादा होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहो। आपको ये बताएंगे किस यानी कलर ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। जैसे मैं सफेद कपड़ा पहना हूं, क्या ये सबसे ज्यादा यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? किस कलर ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है? सारे क्वेश्चन बताऊंगा। रिफ्लेक्शन जो होता है परावर्तन, इसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है। रिफ्लेक्शन को बढ़ाना तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन को घटाना तो क्या करना पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा। बड़ा मजा आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा, कुछ नहीं, फिगर बना हुआ, आपने स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वो छोटा कॉन्सेप्ट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, लिखा है व्हेन लाइट रेज, कोई भी लाइट किरण स्ट्राइक मतलब टकराती ऑन द पॉलिश सरफेस। यानी जब कोई भी लाइट यानी क्या करती है बेटा, टकराती यानी स्ट्राइक करती यानी टकराती, किस पर टकराती है, किसी भी पॉलिश सरफेस पर टकराती है, यानी चिकने पृष्ठ पर टकराती है। यानी जैसे मान लो चिकना पृष्ठ हमारे पास कोई यानी मिरर रखा हुआ है, तो लिखा है इट बाउंस बैक, यानी क्या करती है, बाउंस बैक कर जाती है, वापस लौट जाती है इट्स ओन मीडियम। जैसे एयर से आई तो एयर में वापस लौट जाएगी, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लेकिन डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। कुछ लोग इसकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं लिख के आते, गलत लिख देते हैं। यहां मैंने जो डेफिनेशन लिखी सारी बातें इसमें कंप्लीट है कि जब कोई भी लाइट यानी आएगी सरफेस पर टकराएगी तो ये अपने ही मीडियम में लौटेगी। जैसे मान लो कि एयर है बेटा, अगर मान लीजिए एयर है तो ये एयर में ही लौट के आएगी, और क्या है, लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है। अगर ये इस डायरेक्शन में आ रही है तो अब ये इस डायरेक्शन में यानी कि लौट के जाएगी, यानी कि डायरेक्शन बदल जाता है। तो वही लिखा है व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराएगी तो ये यानी कि लौट आती है, किस में लौट आती है, अपने ही मीडियम में लौट आती है। लेकिन क्या हो जाता है, डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है, इधर से आई थी तो इधर चली जाती है, इधर से तो हमारे पास क्या है बेटा, इधर चली जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में सोच, अगर हिंदी में कोई बच्चा है, कोई भी प्रकाश कण जब किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगी, अपने ही माध्यम में दिशा बदल के लौट आती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। इसी को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई भी चिकना सरफेस है, मान लीजिए हम लोग यहाँ मिरर ले रहे हैं, अब मिरर पे हमने क्या किया, कोई भी लाइट ऐसे डाला तो डालने के बाद वो, जैसे मान लो ये एयर में सब कुछ सिस्टम रखा है, तो अपने ही मीडियम में लौट आती है वापस, लेकिन डायरेक्शन क्या है, बदल चुकी है। इधर से आई थी अब इधर जा रहा है, जहां लाइट टकराती है वहां से क्या करते हैं ऐसे, यानी कि एक नॉर्मल बना लेते हैं। बस इसी को बोलते हैं लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो फिगर बना, आप देखिए आराम से बना लेना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से कुछ चीजें हैं, कुछ समझनी बातें, कुछ टर्म समझने हैं। क्या, जो लाइट की रेज सरफेस की ओर आती है, जैसे ये लाइट सरफेस की ओर आ रही है ना, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, स्पेलिंग दिख रही होगी है ना, इंसिडेंट में बोल रहा हूं। और जो लाइट बेटा टकरा के चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा दोनों की लाइट यानी कि जो दोनों हमारे पास में हैं, यानी कि जो हमारे पास में एक इंसिडेंट है, जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास है,
जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास में है, जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है यानी कि यहाँ पे सरफेस पे जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है, इसे बोलते हैं हम लोग बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी एक इंसिडेंट का पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। अब इंसिडेंट जो पॉइंट है ना बेटा, यहां से हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिलंब। एक यानी कि लंबावत यानी कि रेखा खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक बात नॉर्मल के बारे में जान लो, पहले एक एक बातें जान लो। क्या नॉर्मल जो होता है ना, हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर। यानी जहां पे यानी कि ये लाइट आके टकरा रही है इंसिडेंट वाला, अगर वहां से आप नॉर्मल खींचेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये हमेशा क्या करेगा? परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। तो कह रहा कि जो नॉर्मल है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ इधर 90 डिग्री बनेगा और इधर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बेटा क्या था हमारे पास में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। इसके दो नियम होते हैं, आपने कहीं ना कहीं पक्का पढ़ा होगा। अब जो नॉर्मल होता है बेटा, ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल ये इंसिडेंट रे हो गई। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है जिसे बोलते हैं एंगल आई, और यहाँ पे जो एंगल आई हमारे पास क्या है? इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और बेटा जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है और जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम एंगल आर। एंगल आर यानी इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे बेटा, ये हमारे लिए क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल है। हिंदी में ये हमारे पास आपतन कोण, ये क्या है? परावर्तन कोण। अब इसके दो नियम भी हैं। क्या है? पहला तो यही नियम है कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो एक बात पक्का है कि एंगल आई और एंगल आर के बराबर होगा, यानी जितने एंगल पे यहां बनेगा उतना एंगल यहां बनेगा। ये बात नोट कर लीजिए। दूसरी बात क्या है? पहली बात समझ में आ गई कि एंगल आई बराबर क्या होगा? एंगल आर होगा। दूसरी बात क्या है बेटा? दूसरी बात ये है, ध्यान से देख लो, यहीं पे क्या है कि देखो, जहां से कलर चेंज करके समझा दे रहे हैं, यहीं पे समझा दे रहे हैं। जो इंसिडेंट रे है यहां पे आई है, नॉर्मल यहां पे आया है, रिफ्लेक्टेड रे यहां पे आया है, इसको बोलते हैं प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन। यानी हम यही बोलने वाले हैं कि इंसिडेंट रे ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है? नॉर्मल। देखो कहीं ना कहीं तीनों कहां टच कर रहे हैं? प्लेन पे हैं, यानी तीनों क्या होते हैं? प्लेन पर होते हैं। इसका दूसरा नियम वही लिखा मैंने कि इंसिडेंट रे, यानी कि मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इंसिडेंट रे, और क्या लिखा है? नॉर्मल लिखा है, और क्या लिखा है? रिफ्लेक्टेड रे लिखा है। ये क्या करते हैं? लाई करती कहां पे? यानी कि सेम। स्क्रीनशॉट बेटा लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए हम लोग बेटा क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे मैं एक आपके लिए बढ़िया सवाल लेके आया हूं बेटा। सवाल क्या है? मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई सरफेस है, और इस सरफेस पर कोई यानी पॉलिश सरफेस हमारे पास है बेटा। अगर इस पॉलिश सरफेस पे मैंने क्या क्या, कोई लाइट सरफेस पे यानी परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री पे डाल दिया, सीधा डाल दिया, 90 डिग्री पे डाल दिया, तब क्या होगा बेटा? तब उस कहानी में ये होता है बेटा, उस कहानी में क्या होता है, जब ऐसे ही डाल दोगे तो एंगल आई एंगल आर के बारे में सोचो भाई। एंगल आई क्या होता है? एंगल आई होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो नॉर्मल क्या बनता है? वो भी सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है, सरफेस पे 90 डिग्री बनाता है नॉर्मल, तो ऊपर ही आएगा। तो यानी देखो, जहां एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ गई ना, तो एंगल आई कितना बनेगा? यानी 0 बनेगा। और एंगल आई आर के बराबर होता है, तो यानी एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा बेटा? आप जिससे जैसे लाइट डालोगे सीधा उसी दिशा में लाइट वापस लौट जाती है। एंगल आई कितना हो जाता है? 0। एंगल आर भी कितना हो जाता है? 0। ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन के अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके लिए लेके आया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है। अगर आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कि सर मुझे बताओ कि यानी कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन किस कलर ऑफ लाइट में होता है, यानी किस कलर ऑफ लाइट में अगर लाइट पड़ेगी, कौन से कलर पे अगर लाइट पड़ेगी सबसे ज्यादा बाहर लौट आएगी, तो उसका नाम बेटा हमारे पास क्या है? व्हाइट। क्या नाम बेटा? व्हाइट। व्हाइट कलर ऑफ लाइट क्या होता है? यानी कि ये बेटा हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दिखाता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। यानी व्हाइट कलर पर कोई भी लाइट यानी पड़ेगी तो ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। इसीलिए गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट कपड़े जब पहनेंगे तो लाइट यानी कि इस पर पड़ेगी,
तो लाइट व्हाइट कपड़े पड़ेगी तो क्या होगा, व्हाइट कपड़ा क्या करेगा, लाइट को अधिकतर रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी लौटा देगा, तो अंदर हीट नहीं जाएगी। जैसे हीट नहीं जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब हीट नहीं जाएगी तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो गर्मी में कपड़े ब्लैक पर पहन लेना, गर्मी में ब्लैक पहन लोगे तो क्या करेगा, जो भी लाइट आ रही है उसको क्या करेगा, अधिकतर रख लेता है, यानी अपने आप पास रख लेगा और गर्मी लगेगी। तो ब्लैक यानी नहीं पहनना चाहिए गर्मियों के दिनों में, क्योंकि ब्लैक क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, लाइट या हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लिया, आपको गर्मी लगेगी। तो बढ़िया हीट यानी कौन रिफ्लेक्ट बढ़िया करता है बेटा, तो रिफ्लेक्शन कौन दिखाता है, मैक्सिमम बेटा, यानी कि कौन कलर ऑफ लाइट, व्हाइट कलर ऑफ लाइट क्या करता है, यानी कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दिखाता है। सही हो गया। अब बेटा उसके अलावा हमारे पास में जो ब्लैक कलर ऑफ लाइट होता है ये यानी कि मिनिमम रिफ्लेक्शन दिखाता है, मिनिमम रिफ्लेक्शन, यानी ब्लैक कलर आप पहनेंगे तो लाइट अधिकतर आपके यानी कि ये सोख लेगा, अंदर ही ले लेगा, हीट बना देगा उसका, जो को आपको गर्मी लगेगी। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन आता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन है बेटा, ये जो रिफ्लेक्शन बेटा हमारे पास है, इसको कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित कर सकती है, रिफ्लेक्शन को कौन कौन सी चीजें जो यानी कि अफेक्ट कर सकती हैं, यानी परावर्तन किन किन चीजों से प्रभावित होगा। तो सबसे पहली चीज बेटा हमारे पास में क्या है, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस पे डिपेंड करता है बेटा। सरफेस कैसे, सरफेस जितना स्मूथ होगा बेटा, स्मूथ जितना चिकना सरफेस होगा, लाइट सड़ाका आके यानी कि लौट जाएगी, उतना अच्छा यानी कि हमारे पास क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन सरफेस अगर बेटा खुरदरा है, खुरदरा मतलब कि रफ है, अगर सरफेस रफ है तो रिफ्लेक्शन इतना अच्छा नहीं दिखाएगा, यहाँ पे पुअर रिफ्लेक्शन होता है, अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो पहली चीज है नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन। ठीक, अगला बेटा हमारे पास में क्या है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई। अगर आपके पास में जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट, तो तुमको पता होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्लेक्शन कम से कम होगा। हाँ होता तो है, नहीं होगा नहीं तो वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे ग्लास पे कोई चीज पड़ेगी तो ग्लास में रिफ्लेक्शन सबसे कम होगा। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, अगर कोई यानी कि मटेरियल हमारे पास कैसा अगर कोई मटेरियल यानी कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी है तो लाइट पड़ेगी तो अधिकतर अंदर चली जाएगी, थोड़ा बहुत लौटती तो हमें कोई चीज दिखाई पड़ती है, तो मटेरियल। लेकिन अगर कोई लाइट अगर सॉलिड है, परावर्तित नहीं करती यानी ओपैक है बेटा, लाइट यानी इधर से उधर नहीं जा पाती है, तो पूरा लाइट लौट आएगी हमारे पास। अधिकतर पूरी लाइट तो नहीं लौटती कभी भी, लेकिन उससे उस कंपैरिजन में ट्रांसपेरेंट कंपेरिजन में लिख के समझाता हूं। यानी कि अगर हमारे पास में कोई ट्रांसपेरेंट बेटा हमारे पास में यानी कोई ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, यानी इधर से उधर जिसमें लाइट जा सके, जैसे ग्लास है, तो ग्लास में बेटा हमारे पास में क्या है, लाइट पड़ेगी तो अधिकतर लाइट निकल जाएगी, थोड़ा बहुत लाइट लौट पाती है। तो देखो ना मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज है बेटा, सॉलिड चीज है, यदि कोई चीज जैसे कोई मेटल बेटा रखा है, तो मेटल तो ट्रांसपेरेंट होते नहीं। अब अगर इस पर लाइट पड़ेगी, मटेरियल बदल गया, तो ये तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं, ये तो ओपैक होता है बेटा, ओपैक होता है। तो यहाँ पे यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा दिखेगा कंपेयर इसके कंपेरिजन में। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन। अगला बेटा हमारे पास में क्या है, वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ आपको पता होगा कि विब ग्योर, जो बेटा सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो इनकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ती है। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू जब बढ़ रही है तो कह रहा कि लैम्डा की वैल्यू पर भी यानी कि क्या डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। लैम्डा ज्यादा होगा तो यानी कि हमारे पास जो ये होगा बेटा वेवलेंथ होगा ठीक ठाक, सॉरी लैम्डा ज्यादा होगा तो यानी कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो ठीक ठाक होगा। तो वही बता रहे हैं कि यानी कि किस पे डिपेंड करता है बेटा हमारे पास में, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजें जिस पर लाइट क्या करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। अब बेटा मैं एक बात और बता दूं आपको, दुनिया में बेटा क्या होता है कि कोई भी चीज कितनी भी सुंदर बना लो, कितना भी पॉलिश कर दो, कितना भी अच्छा पेंट चढ़ा लो, लेकिन 100% कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। आओ अगले पे चल के बताते हैं आपको। मैं क्या बता रहा हूं कि दुनिया में कोई भी सरफेस कितना भी चिकना कर लो बेटा, कोई ग्लास ही क्यों ना ले लो, कोई भी चिकना यानी कि क्या है ग्लास ही क्यों ना ले लो, कितना भी चिकना कर लो, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने लाइट डाला तो आप तो ऐसे बना देते कि पूरी लाइट लौटा दिए, लेकिन कभी भी ये पूरी की पूरी लाइट इस पर नहीं आती है। कुछ ना लाइट क्या होती है, सरफेस पे ही रह जाती है, और जो लाइट आती है उस लाइट से क्या बन जाता है, सरफेस पे हीट बन जाती है। यानी लाइट एनर्जी क्या बना देता है, हीट बना देता है, यानी उष्मा बना देता है। सर इसको कैसे समझे, ऐसे समझिए, जैसे कभी ग्लास, जब कभी हम लोग अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, 2 ही पहिए के चलाओ या 4 पहिए के चलाओ, तो जो ग्लास लगा होता है, देखिए ग्लास क्या है, सबसे अच्छा यानी रिफ्लेक्ट करेगा यानी लाइट को। लेकिन देखो जब यानी सनलाइट उस पर पड़ती है तो एक आधे घंटे तक, यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं ग्लास को यानी अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा करके रखते हैं, कुछ समय के बाद जाके देखते हो तो हमारा ग्लास यानी जलने लगता है। जलने लगता मतलब क्या, कुछ यानी जो लाइट आ रही है, कुछ लाइट ग्लास के अंदर ही रह गई है, यानी जो सनलाइट आ रही है उसने हीट लाइट बना दी है, तभी तो पूरी लाइट यानी नहीं, तभी तो जलने लगा है।
तो इसीलिए मैं बता रहा हूं दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को कंप्लीटली 100% रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इवन कितना भी पॉलिश सरफेस क्यों ना हो, क्योंकि जब लाइट किसी भी चीज पर पड़ेगी तो कुछ ना लाइट वो अपने पास रख लेता है, और कोई पूछे वो लाइट जाती कहां, तो वो लाइट बन जाती है कैविटी क्या हमारे पास में, हीट के फॉर्म बन जाती है, यानी हीट बना लेता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा रिफ्लेक्शन के ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर लेते, कुछ सवाल लगा लेते हैं बेटा। जैसे पहले सवाल हमारे पास आया है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पहला सवाल आया है कि मान लो हमने क्या किया, ये लाइट की किरण हमने यहाँ पे, ये क्या है, ऐसे मैंने यहाँ पे कोई सरफेस बना रखा है, इधर लाइट नहीं आएगी, इधर पॉलिश, इधर मैंने क्या किया, डार्क कर दिया है। तो मैंने कहा कि अगर ये एंगल 45 है तो ये लाइट जहां से भी इससे निकलेगी उसका रिफ्रेक्टेड एंगल बताओ, यानी कि हमें एंगल आर यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे बताना है। तो आप कर लेते सवाल, कैसे करेंगे देखो। अब ये हमने डाला इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे डाला, और ये क्या है बेटा, नॉर्मल है, तो इंसिडेंट और नॉर्मल बिन क्या बनता है, एंगल आई बनता है। आप लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। अब एंगल आई जितना होता है उतना ही एंगल आर होता है, यानी कि एक बात तो पक्का है कि एंगल आर यानी कि उतना ही होगा ऐसे, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताना है, एंगल आर बताना है जहां पे लाइट टकरा रही है। तो एंगल अगर आर बताना है तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो अब ये लाइट ऐसे लौटेगी, यहाँ पे टकरा रही है ऐसे, जब ऐसे टकरा रही तो यानी लाइट ऐसे लौट जाएगी, तो ये नॉर्मल है, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस एंगल आर की बात हो रही है, यानी कि ये कितना होगा, क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर बेटा हमें एक सॉरी एक मिनट, रिफ्लेक्टेड एंगल ये नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, नॉर्मल और इसके बीच बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो रेज है उसके बीच में, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल बने, यानी कि ये हमारे पास क्या एंगल आर, हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ये कैसे निकालेंगे, देख कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये एंगल अगर पता हो जाए आई एंगल, तो आई एंगल आर के बराबर होता है, पहले हम ये एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए नॉर्मल सरफेस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। भाई अगर ये 45 है तो पूरा कितना रहा होगा, 90, यानी ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, हमारे पास 45 हो जाएगा। ये 45 साफ साफ दिख रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, 90, तो 45 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये तो ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल में तीनों जोड़ कितने आते हैं, 180 आते हैं, यानी ये अपने आप हो जाएगा 45 45 45 90 90 90 हो जाएगा 180। अब अगर ये 45 एंगल है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। भाई कितना हो जाएगा, 90 90 से ये 45 निकल गया, ये कितना आ गया, 45, यानी आई वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया, आई वाला एंगल आ गया 45। तो ये अगर आई है तो आर भी कितना हो जाएगा, 45, यानी ये कितना एंगल हो जाएगा हमारे पास, 45 हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे करना था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, हमें आर बताना, आर कैसे बताएंगे, कितना आसान सवाल है, ये होमवर्क दे दूं आपको, चलो मैं करा दे रहा हूँ। भाई एंगल आई पहले निकाल लो, एंगल आई क्या बनता है, नॉर्मल के बीच में इंसिडेंट के बीच में आई एंगल बनेगा। इस एंगल को आई कभी मत कह देना, आई एंगल कहाँ बनता है, जो नॉर्मल होता है, जो इंसिडेंट रे होती है उसके बीच आई एंगल बनता है। तो पहले ये निकाल लो, देखो ये पूरा कितना बनेगा, 90 90 में से 60 निकल गया 30, ये 30 है अगर, तो आई एंगल आर के बराबर होता है, तो नियम ही है। तो आर एंगल कितना हमारे पास आ गया 60, ये 90 हमारे पास था, 90 से 60 निकल गया 30 बचा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आर एंगल कितना हो जाएगा, 30। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या क्या रिफ्लेक्शन के सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, सब कुछ खत्म हो गया। तो मैंने जैसे आपसे बताया था कि एक क्या है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सब कुछ मैंने बताना चाहता था कि यहाँ पे साइंस की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अब अगले की वीडियो की जो लेंथ है थोड़ा बड़ी होगी, अगला वीडियो मेरा मिरर के ऊपर आएगा, उसमें मिरर में बताऊंगा, सारे मिरर के इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, मिरर की इमेज फॉर्मेशन होती क्या है, बच्चों को याद नहीं रह जाती, सारा ट्रिक वाइज बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा कि न्यूमेरिकल मिरर के कैसे लगाए जाते हैं, मैग्निफिकेशन बताऊंगा अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो की लेंथ यानी 1 घंटे से ज्यादा होगी, सब कुछ कवर कर दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। तो बेटा इस वीडियो में मैंने केवल इंट्रोडक्टरी थी, लिए इतना ही यानी कि सिलेबस कवर किया। बहुत जल्दी मैं इसके बाद उसी पे काम करने जा रहा हूँ, पीडीएफ बनाने जा रहा हूँ, इसको आप देखें, एंजॉय करें। आपको यानी कि कल तक अगली वीडियो मिल जाएंगे जिसमें यानी कि आपको न्यूमेरिकल और किसके होंगे, मिरर के होंगे, इमेज फॉर्मेशन होंगे और मैग्निफिकेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।